नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस और इसी क्रम में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाच्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, मुश्किल से 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाच्य क्या होता है, क्या इसका मतलब है, क्या होते हैं इसके प्रकार, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सब क्या है। इन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य क्या है। वाच्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। तो इसको आसान शब्दों में अगर समझे तो क्रिया, इसमें लिखा हुआ है क्रिया के जिस रूप से, तो इसका मतलब ये क्रिया का एक रूप होने वाला है। यानी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई हमने वाक्य लिखा तो उसमें हम कहते हैं संज्ञा क्या है, तो हम एक शब्द पकड़ लेते कि ये संज्ञा है। सर्वनाम क्या है तो हम बता देते कि एक शब्द कोई सर्वनाम है। उसी तरह क्रिया क्या है तो हम कोई शब्द बता देते कि ये क्रिया है। तो उसी तरह अगर हमसे पूछा जाएगा वाच्य क्या है, तो हम वाक्य में से किसी शब्द को पकड़ कर नहीं बता देंगे कि ये वाच्य है। यानी वाच्य शब्द ना हो करके एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रकार है, एक रूप है। शब्द वाच्य कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बता सके कि हाँ ये वाच्य होता है। जैसे दूसरे शब्दों में, इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। यानी कि वाच्य एक ऐसा रूप है क्रिया का, वह रूप है, एक ऐसा रूप है क्रिया का जिससे यह पता चल जाता है कि वाक्य में कौन प्रधान है, कर्ता, कर्म या भाव। इन तीनों में से कौन वाक्य में प्रधान है। प्रधान मतलब कौन वाक्य में मेन है, जिसके आधार पे पूरा वाक्य बनाया गया है, वो पता चल जाता है जिस रूप से, उस रूप को ही हम वाच्य कहते हैं। यानी वाच्य क्या है, सिर्फ एक तरीका है जिससे हमको ये पता चल जाता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। मतलब वाच्य सिर्फ किसी एक वाक्य को अलग अलग तरीके से कहने का तरीका है, एक रूप है। किसी वाक्य को हम 2-3 तरीकों से कह सकते हैं और उन अलग अलग तरीकों को ही हम वाच्य के रूप में पहचानते हैं। आगे समझते हैं इसको कि तो इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। यानी कि इस परिभाषा के अनुसार जो भी वाक्य में क्रिया होगी तो उस क्रिया के लिंग वचन जो हैं, लिंग और वचन, जो भी उस क्रिया का लिंग और वचन होगा, या तो कर्ता के अनुसार होगा या कर्म के अनुसार होगा या भाव के अनुसार होगा। इन तीनों के अनुसार ही होगा और ये तीनों ही एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से कहेंगे। अगर हम कर्ता प्रधान मानते हैं तो उस वाक्य को अलग तरीके से कहा जाएगा, कर्म प्रधान होगा तो अलग तरीके से, और भाव प्रधान होगा तो अलग तरीके से उसी वाक्य को कहा जाएगा। और इन इन अलग अलग तीनों तरीकों को ही हम वाच्य कहते हैं। यानी आसान भाषा में अगर हम कहें तो किसी भी वाक्य को अलग अलग तरीके से कहने के तरीके होते हैं, उन अलग अलग तरीकों को ही हम वाच्य कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य को कहने के अलग अलग तरीकों को वाच्य कहते हैं। अब उसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे माधव क्रिकेट खेलता है और माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये एक ही सेंटेंस है पर उसको कहने का अलग अलग तरीका है। तो इस वाक्य में, पहले वाक्य में माधव क्रिकेट खेलता है में जो क्रिया शब्द है यानी खेलता है, इस क्रिया शब्द के लिंग और वचन इस माधव के हिसाब से रखे गए हैं। खेलता है का प्रयोग माधव के हिसाब से किया गया है। यानी कि यहाँ पर क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के हिसाब से रखा गया है। क्रिया का ये जो रूप है वो कर्ता के हिसाब से रखा गया है, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्रिया कर्ता के हिसाब से है। उसी तरह दूसरे वाक्य में
माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पर खेला जाता है, ये क्रिया शब्द का प्रयोग क्रिकेट के हिसाब से किया गया है। खेला जाता है यानी ये जो खेला है ये क्रिया क्रिकेट के हिसाब से लगी है। क्रिकेट यहाँ पर एक वचन है और उसी के हिसाब से यहाँ पर खेला शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह तीसरे सेंटेंस में माधव से क्रिकेट नहीं खेला जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है खेला जाता, माधव से क्रिकेट नहीं खेला जाता, यहाँ पर जो क्रिया है वो एक भाव के हिसाब से, ना ही क्रिकेट के हिसाब से ना ही माधव के हिसाब से, यहाँ पर क्रिया का प्रयोग भाव के हिसाब से किया गया है। भाव के हिसाब से मतलब है अगर हम यहाँ माधव की जगह किसी और का भी नाम रख दें तो इस खेला जाता में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और क्रिकेट की जगह पर भी किसी और का नाम रख दें तो भी खेला जाता उसी हिसाब से रहेगा, क्योंकि क्रिया इनके और इनके हिसाब से है ही नहीं। माधव की जगह कोई और भी आ जाएगा तो भी खेला जाता ही रहेगा, क्रिकेट की जगह पर कोई और आ जाएगा तो भी खेला जाता ही रहेगा। यानी क्रिया इनके हिसाब से है ही नहीं, इसलिए इनका लिंग वचन में कोई परिवर्तन इसके हिसाब से नहीं होगा। अब आगे समझते हैं कि इनके प्रकार किस तरह से, और इनके प्रकार को जब हम समझेंगे तो हम इन तीनों ही उदाहरण को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वाच्य के प्रकार देखते हैं। वाच्य के प्रकार में सबसे पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कृतवाच्य कहलाया जाता है। यानी कि जो हमने अभी उदाहरण 3 देखे थे उसमें जो पहला उदाहरण था उस उदाहरण को हम कृतवाच्य का उदाहरण मानेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे तो कृतवाच्य कहलाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, यानी वाक्य में प्रधान कौन हो, कर्ता, तो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश केला खाता है, तो यहाँ पर जो क्रिया है खाता है, ये खाता है रमेश के हिसाब से प्रयोग की गई, क्योंकि रमेश क्या है, पुरुष है, एक वचन है, और ये क्रिया पुरुष और एक वचन के हिसाब से ही लगी है। अगर हम रमेश की जगह पर कई सारे लोगों का नाम लिख देते हैं या हम कह देते हैं मान लीजिए वे, तो वे केले, क्योंकि बहुवचन हो जाएगा, कई सारे लोग हैं तो केले होगा, तो वे केले खाते हैं, तो ये खाता की जगह पे तुरंत खाते हो जाएगा। यानी जैसे ही हमने रमेश की जगह पे वे लगाया, यानी एक वचन की जगह बहुवचन लगाया, तो तुरंत जो हमारी खाता है जो एक वचन की क्रिया थी वो तुरंत बहुवचन से खाता से खाते में परिवर्तित हो गई। मतलब क्रिया जो लगी है वो कर्ता के हिसाब से ही लगी है, तभी तो कर्ता में ही जैसे ही हम चेंज करते हैं तो क्रिया में अपने आप चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्रिया यहाँ पर कर्ता के हिसाब से लगी हुई है, तो इसको हम कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण से दूसरे उदाहरण में देखते हैं, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर भी देखिए क्रिया है पढ़ता है, तो पढ़ता है दिनेश के हिसाब से लगी है, क्योंकि दिनेश क्या है, पुरुष एक वचन, और देखिए क्रिया पढ़ता है पुरुष एक वचन ही है। अगर हम यहाँ पर दिनेश की जगह पे मान लीजिए नाम लिख देते हैं सीता, तो जैसे ही हम लिख देंगे सीता पुस्तक, तो तुरंत पढ़ता की जगह पे पढ़ती हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हमने कर्ता का लिंग चेंज किया तो क्रिया का लिंग अपने आप चेंज हो गया, तुरंत पढ़ता से पढ़ती हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वो कर्ता के हिसाब से ही तो किया गया, तभी तो कर्ता को बदल देने पे क्रिया का रूप अपने आप बदल जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर वाक्य में कर्ता प्रधान है, तो इस तरह के वाक्य को हम कर्तवाच्य कहते हैं। और इसी तरह के वाक्य प्रयोग को कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। इस तरह के सवाल दो तरह से पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, या ये भी पूछा जा सकता है कि वाक्य का कौन सा प्रयोग किया गया, तो हम कहेंगे वाक्य का कर्तरी प्रयोग इसमें किया गया है। अब देखते हैं अगला, तो दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है। इससे पहले वाले उदाहरण में हमने पढ़ा था, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के हिसाब होते हैं तो कर्तवाच्य होता है, लेकिन जब पुरुष और वचन कर्म के हिसाब से क्रिया के लिंग और वचन डिसाइड होते हैं तो फिर हम उसको कर्मवाच्य
कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं। बच्चों द्वारा किताब पढ़ी गई। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि बच्चों ने किताब पढ़ी, यहाँ पर लिखा है बच्चों द्वारा किताब पढ़ी गई, यानी कि ये जो पढ़ी गई है ये किताब के हिसाब से ही यहाँ पर क्रिया का वचन और लिंग निर्धारण किया गया है। क्योंकि किताब क्या है? किताब एक स्त्रीलिंग का शब्द है। किताब एक स्त्रीलिंग का शब्द है। कैसे? अगर किताब गिर जाती तो हम क्या कहते हैं? किताब गिर गई। मतलब किताब क्या है? एक स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द नहीं है। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं फीमेल। किताब को हम फीमेल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए किताब पढ़ी गई है, ना कि पढ़ा गया लिखा है। किताब पढ़ी गई है, यानी कि यहाँ पर जो पढ़ी लिखा हुआ है ये इस किताब के हिसाब से आया है, तभी तो ये पढ़ा न लिख करके पढ़ी लिखा गया। क्योंकि किताब फीमेल है तो हमने क्रिया को भी फीमेल बनाया, पढ़ा न लिख करके पढ़ी लिखा। यानी यहाँ पर क्रिया कर्म के हिसाब से आई है, इसलिए इसको हम कर्मवाचक कहते हैं। उसी तरह मीरा द्वारा पत्र लिखा गया, तो पत्र को हम क्या कहते हैं? पत्र को हम मेल मानते हैं, यानी पुल्लिंग मानते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा है लिखा गया, यानी ये जो लिखा शब्द है, लिखा गया, ये किसके हिसाब से आया है? ये पत्र के हिसाब से। क्योंकि पत्र मेल है, पत्र पुल्लिंग है, इसलिए हमने क्रिया को भी पुल्लिंग में ही रखा है। मान लीजिए अगर पत्र की जगह पर लिखा होता चिट्ठी, पत्र की जगह पर लिखा होता है चिट्ठी, तो चिट्ठी फीमेल शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो अगर हम कहेंगे मीरा द्वारा चिट्ठी, तो हम लिखा गया ना लिख करके बोलेंगे लिखी गई। मीरा द्वारा चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि चिट्ठी क्या है? चिट्ठी एक स्त्रीलिंग का शब्द है, और अगर स्त्रीलिंग के शब्द यहाँ पर है तो इस क्रिया को स्त्रीलिंग के हिसाब से ही तो लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्रिया कर्म के हिसाब से आ रही, इसके हिसाब से आ रही है जो यहाँ पर कर्म है। और जब क्रिया कर्म के हिसाब से आएगी तो वो वाक्य में कर्मवाच्य पाया जाएगा, और इसी वाच्य को हम वाक्य का कर्मणि प्रयोग कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले उदाहरण में देखा था, हम उसको वाक्य का कर्तरी प्रयोग कहते हैं, और इसको हम वाक्य का कर्मणि प्रयोग कहते हैं। यानी कि जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी वो कर्तरी प्रयोग, और जहाँ पर क्रिया कर्म के हिसाब से आएगी वो कर्मणि प्रयोग कहलाएगा। ध्यान रखने बात योग्य यह है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपने आप में अंडरस्टूड वाली बात है, खुद से समझने वाली बात है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया होगा। क्योंकि सकर्मक क्रिया वाले चैप्टर में मैंने बताया है, सकर्मक क्रिया वह होती है जिसके अंदर कि कर्म पाया जाता है, यानी कर्म होता है क्या और किसको का आंसर करने पर जवाब मिलता है। तो खुद सोच कर देखिए, अगर वाक्य में कर्म नहीं होगा, वाक्य में कर्म हो ही नहीं, होगा ही नहीं, तो कर्म के हिसाब से क्रिया कैसे लगेगी? इसका मतलब कर्मवाच्य बनाने के लिए वाक्य में क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता। इसका ये भी मतलब नहीं कि सकर्मक क्रिया के सारे उदाहरण कर्मवाच्य होंगे। हाँ, कर्मवाच्य का उदाहरण बनने के लिए सकर्मक क्रिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार है भाववाच्य। तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन के अनुसार ना हो, जैसे कि हमने उदाहरण देखा था पहले उदाहरण में, कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होते हैं। फिर उसके बाद कर्मवाच्य में कर्म के हिसाब से क्रिया के लिंग और वचन होते हैं। लेकिन भाववाच्य में ना ही कर्ता के हिसाब से होगा, ना ही कर्म के हिसाब से होगा, बल्कि सीधा सीधा एक वचन और पुल्लिंग होगा, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होगा, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ पर प्रधानता ना ही कर्म की होती है ना ही कर्ता की होती है, यहाँ पर वाक्य में प्रधानता भाव की होती है। भाव के अनुसार ही क्रिया के रूप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो। जो भी क्रिया का भाव होता है वही प्रधान होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। और इसे हम वाक्य का भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे कृतवाच्य में कर्मणि प्रयोग था,
कर्तरी प्रयोग था, कर्मवाच्य में कर्मणि प्रयोग था, उसी तरह भाववाच्य में भावे प्रयोग इसको कहा जाता है। जैसे मोहन से टहला नहीं जाता, तो जाता सीधा सीधा एक वचन पुल्लिंग में है। मुझसे उठा नहीं जाता, नहीं जाता एक वचन पुल्लिंग में है। यानी यहाँ पर ना ही मोहन से मतलब है और ना ही जो भी वाक्य में कर्म होगा उससे मतलब है। सीधा सीधा यहाँ पर एक भाव प्रदान होगा कि टहला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, कुछ भी जो भी हो वहाँ पर सिर्फ एक भाव होगा और उसी भाव की प्रधानता पूरे वाक्य में होगी। कुछ बातें और ध्यान रखने के योग्य है, वो क्या है कि भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। विवशता, असमर्थता मतलब किसी भी चीज़ में लाचारी व्यक्त करते हैं जब हम, तो ज़्यादातर भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझसे ये नहीं किया जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मतलब हम एक असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, मजबूरी व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब ये नहीं हो पा रहा है या वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के हम भाववाच्य में ज़्यादातर इस तरह के वाक्य देखने को मिलते हैं जिसमें व्यवस्था और असमर्थता मिलती है। भाववाच्य में प्रायः आकर्मक क्रिया होता है, मतलब सामान्यतः भाववाच्य में आकर्मक क्रिया देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सकर्मक क्रिया नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन जनरली सामान्यतः हमें भाववाच्य में आकर्मक क्रिया मिलती है और ज़्यादातर वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मिलते हैं। और भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली कि क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही होती है। ये तो भाववाच्य की एकदम मेन पहचान है। सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 बातों का ध्यान रखना है कि भाववाच्य में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हमने 3 तरह के वाच्य देखे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब हम किसी भी वाक्य को सीधी तरीके से बोल देते हैं, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये कृतवाच्य का उदाहरण हो जाता है क्योंकि इसमें हमने सीधा सीधा कर्ता के हिसाब से क्रिया लगाई है। लेकिन जब इसी बात को हम घुमा करके बोल देते हैं कि मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाता है क्योंकि इसमें हमने क्रिकेट को प्रधानता दे दी है। और ज़्यादातर जब हम कर्मवाच्य का उदाहरण देखेंगे तो हमको उसमें द्वारा शब्द लिखा हुआ मिलेगा। ज़्यादातर सेंटेंस में हमें द्वारा शब्द लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद जब हम तीसरी चीज़ जिसमें हम कभी असमर्थता या विवशता व्यक्त करने के लिए कोई सेंटेंस बताते हैं, तो जिसमें भाव की प्रधानता हो जाती है और हमेशा क्रिया पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में रहती है, तो उसमें भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस तरह के उदाहरणों को हम भाववाच्य में रखते हैं। और कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को हम, कृतवाच्य को हम इसको हम कर्तरी प्रयोग कहते हैं, कर्मवाच्य को कर्मणि प्रयोग कहते हैं और भाववाच्य को हम भावे प्रयोग कहते हैं। दोनों ही तरीके से, दोनों ही नाम दे करके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।